हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। गाइस, इससे पहले भी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे, आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस। और हाँ, हम आप सभी लोगों के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी, एकदम शून्य से शिखर तक, एकदम बेसिक से। आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। आप जितना भी परसेंटेज चाहोगे उतना ला दोगे, बस लापरवाही मत करिए, समय से तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम आपकी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं शिखर बैच में, जहां पर हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, क्लासेस का पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, लाइव डाउट क्लासेस दे रहे हैं। मतलब आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आई, लाइव क्लास में आप हैंडराइज करो, अपने मुंह से पूछो, हम बताएंगे आपको। एकदम ऑफलाइन क्लासेस जाने की आवश्यकता नहीं, एकदम बेसिक से, जीरो से आपको एकदम तैयारी कराई जा रही है। आप एक बार जुड़कर देख सकते हैं, बेहतरीन तैयारी यहां पे कराई जा रही है। जुड़ने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके शिखर बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया है 930-577-1375, उस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में ना, हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैं शिखर बैच में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देखकर एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से हमें क्वेश्चंस करना थे। तो बताइए, कूलॉम बल है, कैसा बल है? केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, या फिर ए और बी दोनों? ध्यान देना, यहाँ पे कूलॉम का नियम आप लोगों ने पढ़ा है। कूलॉम के नियम के अनुसार क्या है, यदि दो आवेश Q1 Q2 रखे होते हैं, मैंने आपको समझाया था शिखर बैच में बेहतर तरीके से। दो आवेश अगर रखे होते हैं और इनके बीच की दूरी जो है, दो आवेश यहाँ पे रखे गए, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके मध्य लगने वाला बल F क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जो पढ़े। लगने वाला बल F क्या होता है बताओ? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होता है ना, यही कूलॉम का नियम है ना, कूलॉम बल, यही F को कूलॉम बल कहा जाता है। तो ये पूछा है कूलॉम बल कैसा होता है? केंद्रीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है, बताओ कैसा होता है? तो ध्यान रखना, जो कूलॉम बल होता है ये केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, दोनों होता है। केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितने लोगों का ऑप्शन सी सही था? देखो, क्वेश्चन आने के तुरंत बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट किया करो। इससे क्या होगा, अगर आपका सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत होगा तो आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है बताओ? संरक्षित क्षेत्र होता है या असंरक्षित क्षेत्र होता है, या कहीं पर संरक्षित कहीं पर असंरक्षित, या इसमें से कोई नहीं? बताओ। देखो, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है आपका ना, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है बताओ कैसा होता है? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, कैसा क्षेत्र होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है ना। कैसा क्षेत्र होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है। नहीं पढ़े हो, नहीं याद है तो याद कर लो, और बेसिक से पढ़ना है पूरी क्लास को तो आप शिखर बैच को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको एकदम बेहतरीन तैयारी कराई जा रही, सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, एकदम बेहतर तैयारी, एकदम जीरो से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताओ। एक आवेशित चालक की सतह पर, एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताओ। एक आवेशित चालक है, उसके सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है बताओ। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह पर 45 अंश का कोण बनाता है। चार ऑप्शन है। देखो, एक आवेशित चालक इस तरह से, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? सतह के जस्ट लंबवत होता है। मान लीजिए कोई इस तरह से आवेशित चालक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के जस्ट लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितने लोगों का सही था बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नहीं आ रहा है तो समझ के पढ़ो। ठीक है, अब मैं सभी से करना चाहूंगा, बहुत से हम पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ो। देखो यहाँ पे कैसी माहौल, कैसी किस तरह से मेहनत कराया जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ दे। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पढ़ो, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बताओ। देखो, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। साबुन के एक बुलबुले को जब ऋणावेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन है। यहां पे आवेशित है, वहां पे ऋणावेशित कर लीजिए, ऋणावेशित, ऋणावेशित कर लीजिए। ठीक है, आवेशित के जगह पे ऋणावेशित कर लीजिए, या आप करिए आवेशित की जगह पे। ठीक है, तब क्वेश्चन सही हुआ। यानी कोई साबुन का ये बुलबुला है भाई साहब, ठीक है, इसको हम लोग ऋणावेशित करना है, ऋणावेशित। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी? तो ध्यान से समझना, और समझने योग्य बातें हैं। क्या, जब इसे ऋणावेशित किया जाता है
इस साबुन के बुलबुले को जब ऋणावेशित किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो जरा सोचो इस पे इलेक्ट्रॉन को दिया जाता होगा ना। मैंने बताया था कोई डब्बा ए है, तो ये डब्बे में अगर धनावेशित करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ये मैंने बताया था। अगर वहीं पे ए को अगर ऋणावेशित करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लाके रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को लाके रखेंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। तो अगर साबुन के बुलबुले को हम लोग ऋणावेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। अरे भाई साहब सीधी सी बात है, अगर आपके ऊपर कुछ लाके रखेंगे तो आपका आकार बढ़ेगा ना, कपड़े के ऊपर कपड़े पहनो तब भी आपका आकार मोटाई बढ़ेगी। तो ऋणावेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। वही भाई साहब अगर धनावेशित करते हैं ना, त्रिज्या घटती है। कैसे घटती है, क्यों घटती है, मैं समझा देना चाहता हूं, ध्यान देना। अगर कोई ए है, ए पर धन चार्ज कब आएगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। पद बताइए, ए के पास पहले मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ए के पास 9 इलेक्ट्रॉन बचा। अब बताओ, पहले 10 था अब 9 बचा, छोटा हो गया ना। एक और निकाल दिया हमने, निकाल दिया, अब 9 से ए के पास 8 ही बचा और छोटा हो गया। मतलब आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आकार क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। जब आकार छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते समय जब आकार को छोटा होता जाएगा ना, तो बताओ जब इसका भैया जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में क्या आता है, धनावेशित। यानी अगर आवेशित की जगह हम लोग धनावेशित करेंगे तो बुलबुला छोटा होगा, अगर ऋणावेशित करेंगे तो बुलबुला बड़ा होगा। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को ना। ये मैं क्लास में और अच्छे से समझाया था जब मैं शिखर बैच में क्लास ले रहा था, आपने लोगों ने देखा भी होगा, काफी लोग जुड़े भी हैं वहां पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, बताओ वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट अपने आप को जाने कि क्या आपको सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ये जानने योग्य बात है, अगर जानोगे तो आपको सही होगा ना। ये भी मैंने अच्छे से समझाया था। मैंने ये समझाया था कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो आवेश जिन पर चार्ज डिफरेंस हो, यानी एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा। अल्प दूरी मान लीजिए डी पे रखा गया है, तो इसमें से एक आवेश उठा लो कोई, देखो इसमें चार्ज डिफरेंस है, यानी अगर ये 2 कूलम है इस पे तो ये -2 कूलम होगा। मतलब दोनों पे चार्ज डिफरेंस है, लेकिन इनका परिणाम समान है। यानी 2 है तो ये भी 2 है। अगर ये 3 कूलम होगा तो ये भी -3 कूलम होगा। मतलब समझ रहे हो आप, दोनों पर वैल्यू समान होना चाहिए, चार्ज जो है समान होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस चार्ज होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। तो क्या करोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था P इंटू इनके बीच की दूरी, Q इंटू इनके बीच की दूरी, दूरी क्या है D, ये तो मैंने बताया था। अब बताओ यहां से मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक कूलम, D का मात्रक मीटर, कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत सारे लोगों ने सही दिया था, जो पढ़े हैं वो सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक पढ़ो क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो क्या है। एक पी आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव जिन पे वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, 90 अंश के कोण पर रखा गया है, लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। अरे भाई आप तो पहले बल आघूर्ण का फार्मूला ही मुझे बता दो, बल आघूर्ण का फार्मूला ही बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप कर लोगे। बल आघूर्ण का फार्मूला ही बता दो मुझे। बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता क्या है, P क्रॉस E होता है, या फिर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। हाँ ये होता है ना। अब लंबवत रखा गया है, थीटा का मान 90 अंश है, यहाँ पे इस थीटा का मनवा जो है ना 90 अंश है। बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू PE हो जाएगा ना। इस 90 इस साइन का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। अबे क्या हो जाएगा भाई, P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताओ वैद्युत क्षेत्र ई बल आघूर्ण P के बीच लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, P क्रॉस E। तो मैंने बता ही दिया आपको, P क्रॉस E मैंने बता ही तो दिया, इससे भी पहले मैं बता चुका हूं क्लास में भाई। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये सभी चीजें अच्छे से डिस्कशन किया था। क्यों भाई ना, P क्रॉस E होगा, E क्रॉस P, P क्रॉस E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए,
चलिए बताइए, एक वैद्युत ध्रुव के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बताओ। अच्छी निरच्छी वाला फार्मूला कमेंट करो तो सभी लोग एक बार। कोई वैद्युत ध्रुव रखा गया है इस तरह से, एकदम इसको डेरिवेट करके बताया था आपको मैंने। कोई वैद्युत ध्रुव इस तरह से रखा गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इस वैद्युत ध्रुव के मूल बिंदु O है, O से R दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसी मध्य बिंदु से ऊपर की ओर R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर भी P2 स्थित है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों बताना। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बताना। मैंने क्लास में शिखर बैच के क्लास में एकदम चिल्ला चिल्ला कर इसका डेरिवेशन भी कराया था, चिल्ला चिल्ला के पूछा, कोई डाउट तो नहीं, पूरी डाउट क्लियर किया था। तो ध्यान देना, ये वैद्युत ध्रुव है, इसके अक्ष में कोई बिंदु यहाँ पे स्थित हो तो उसे अच्छी स्थिति कहेंगे, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति कहेंगे। इस अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे P बिंदु पे क्या होगा, 1 क्या होगा बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू K2kp/r³ होता है, ये होता है। लेकिन इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु होता है तो इसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू Kp/r³ हो जाएगा। ये 2kp/r³, ये kp/r³। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी के मध्य संबंध क्या होता है, तो देखना यहाँ पे r³ है, यहाँ पे r³ है, हम लोग लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये तो लिख सकते हैं ना, अरे यही तो लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, डी वाला, डी वाला है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। एक आवेशित खोखला गोलाकार चालक है, उसके भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। बताओ, ये 50 रुपए का क्वेश्चन है, बताओ कौन बता लेगा इसे। बताओ, गोलाकार पर आवेश कितना होगा बताओ, नहीं पता। देखो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लास में समझाया था शिखर बैच में कि जब आप लोग 4 व्हीलर से जाते हो और वो बना होता है एक टीन का, मतलब जैसे लोहे का बना होता है, ऊपर से बिजली चमकती है, 4 व्हीलर हो जाता है आवेशित। अरे भाई आप मान लो आप बन गए कोई IAS ऑफिसर UPSC निकाल के, अरे इसमें से काफी लोग निकालने के लिए सोचे होंगे। मान लीजिए IAS आपसे छोड़ो जाने तो, इसमें से कुछ लोग NDA एयरफोर्स नेवी को एग्जाम दिए और वह बन गए 1 ही साल के अंदर ऑफिसर। तो यहाँ पे है आपका 4 व्हीलर, आप यहाँ पे बैठकर अपने बीबी के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ में जा रहे हो, कोई भी हो सकता है, मैं सबका नाम ले लिया, कोई मुझे गलत मत समझना, कोई भी हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर किसको रख रहे हो, ठीक है, जा रहे। अब मौसम है खराब, मौसम है सुहाना, मौसम है खराब, बिजली चमक रही है, चमक रही है। अब बताओ बिजली चमकेगी तो इस पे लगेगा 4 व्हीलर पे, आपकी कार पे तो लगेगा ना। अब कार के अंदर हो बैठे आप यहाँ, क्या आपको बिजली तड़गड़ा देगी? ऐसे होगा तो करवा में शहीद हो जाओगे आप, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होता है, बिजली चाहे जितना चमके लेकिन अंदर आपको कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये कार है खोखला। अरे ऊपर है, नीचे तो वो खाली है ना जिसमें आप बैठे हो, कार है खोखला। इसका मतलब क्या, बिजली कितना भी चमके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। अरे आवेशित खोखला चालक है, यह आवेशित हो जाएगा, गोली चालक है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा, यानी 0 होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई साहब इसी तरह से मैं वहां पे समझाया था आपको शिखर बैच में, भूल गए तो आपकी कमी है, मैंने तो अपना काम किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो नहीं जुड़, एक बार मेहनत करके देख लो भाई, एक बार तैयारी करके देख लो मेरे साथ, चीजें आ जाएंगी इंटरेस्टिंग वे से। ये आप नहीं सोचोगे मौसम खराब में 4 व्हीलर से जाते समय अंदर कोई क्यों नहीं बिजली मारता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई खोखला गोला होता है ना, उस पर जो चार्ज होता है ना
जो बिजली चमकती है इसके ऊपर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है। क्या करूं, बस रहने दो, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या कि करा दूं, बताओ इसके आगे क्या अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, थोड़े थोड़े करेंगे, मन के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिव को एक एकदम समझ के फीलिंग के साथ में तैयार करेंगे। बोलो हाँ, हाँ या ना। चलो इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल आप लोगों को मिलेगा। और हाँ, जितने लोगों को ज्वाइन करना है शिखर बैच, प्लीज जल्दी कर लो, पढ़ाई करनी तो लेट मत करो, क्योंकि मेहनत से ही आप लोगों को कुछ मिलेगा। सोच रहे हो ऊपर वाला लाके दे देगा, नहीं, भटकते रह जाओगे इधर उधर, अंतिम में इसी मंदिर में आपको माथा टेकना होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना मिनिमम चार्ज, इतना मिनिमम फीस में इतना बेहतर चीजें आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते रहना, क्लास में आना, मेहनत के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, और हाँ, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार अपने से फिर से लगा लेना, चीजें समझ कर करोगे तो कभी नहीं गलती होगा। मुझे नहीं लगता कि ये आवेशित खोखला गोला वाला कभी आप गलत करोगे, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ये हो, कोई नहीं गलत करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं डिटेल में बताया हूं। एक होता है डायरेक्ट आंसर बता दो, दूसरा होता है डिटेल में बताना, तो मैं डिटेल में समझाया हूं क्यों होगा, कैसे होगा, इसके चक्कर में आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन याद कर लिए हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।